हमारे इस नई खास सीरीज जानो अपने शेयर बाजार को में आपका स्वागत है। जो लोग बाजार की गहरी समझ रखते हैं वो बाजार के उछाल और गिरावट को लेकर फैसले लेते हैं, लेकिन हमारे और आपकी तरह कई लोग के लिए ये मुमकिन नहीं है और हम शेयर बाजार से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। Stock markets for me is more like a risk and you have to follow it continuously. So I stay away from the stock markets for sure. Provident fund is the most preferred thing to invest in. I do not invest in the stock market, and one of the reasons would probably be because I don't have enough of information regarding the stock market. Absolutely not. I don't invest in stock markets or don't have a clue about them. Any the fixed deposits or NSCs, that's about it. जैसा कि आपने सुना, ज्यादातर लोग अपना पैसा सोना, रियल एस्टेट या फिर फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं। लोग अपने बचत में से सिर्फ 3% स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल लोगों के दिमाग से 6 साल पुरानी वो तस्वीर निकल नहीं पा रही जो 2008 में मंदी के दौरान बनी थी। जो एक बार अपना हाथ जला चुके हैं वो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। निवेशकों का भरोसा डगमगा चुका है और लोग बाजार में उतरना नहीं चाहते। लेकिन बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं और लोग धीरे धीरे इसमें जुड़ने लगे हैं। बीते कुछ महीनों में स्टॉक बाजार में जबरदस्त तेजी आई है। इसकी वजह चुनावों में मिले ऐतिहासिक नतीजे भी रहे हैं, जिससे लगता है शेयर बाजार में लोगों की दिलचस्पी दोबारा वापस लौट रही है। तो क्या आप स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए तैयार हैं या फिर कोई अनजाना डर आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहने पर मजबूर कर रहा है? इस शो पर अगले 5 हफ्तों में हम आपको ये बताएंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें निवेश कैसे करते हैं और इसके लिए क्या क्या जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये स्टॉक है क्या। तो आइए शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आखिर स्टॉक है क्या। स्टॉक एक तरह से कंपनी के मालिकाना हक में हिस्सेदारी है। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी के स्वामित्व को 100 हिस्सों में बांट दिया जाए और अगर आप निवेशक बनकर उसका एक हिस्सा या एक शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के 1% मालिक बन जाएंगे। आइए देखते हैं दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट स्टॉक को कैसे देखते हैं। स्टॉक किसी व्यापार में हिस्सेदारी है, बजाय किसी टिकर या कागज का टुकड़ा जिसकी खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट में होती है। स्टॉक्स को समझने के बाद हम एक कदम आगे बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होते हैं। ये जगह किसी बाजार की तरह है जहां स्टॉक खरीदे या बेचे जाते हैं। पुराने जमाने में कारोबारी खरीद बिक्री के लिए एक्सचेंज के भीतर मौजूद रहा करते थे, लेकिन तकनीक के इस युग में सारे खरीद फरोख्त इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में किसी के रहने की जरूरत नहीं होती। भारत में 2 बड़े सूचकांक या इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी का मुख्य सूचकांक निफ्टी है, जिसमें भारत की 50 सबसे ज्यादा पूंजी वाली कंपनियां शामिल होती है, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई का सूचकांक है, जिसमें 30 स्टॉक शामिल है। देश के भीतर ज्यादातर कारोबार एनएससी के जरिए होते हैं और आज निफ्टी भारतीय और विदेशियों को इस बात का संकेत देता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितना बेहतर या कितना बुरा कर रही है। Stock exchange is a platform which allows buyers and sellers of shares to come together in a transparent and electronic way. It allows people to discover prices by continuously assessing the demand and supply and the valuation of the particular stocks, and that gives a fair price to the particular security, and then it helps in ensuring that each company is able to get the right valuation. आपने शायद अक्सर इस्तेमाल होने वाला जुमला सुना होगा, जैसे कि बुल मार्केट, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, या फिर बेयर मार्केट। बुल मार्केट या तेजड़ियों का रिश्ता सूचकांक से है, जब कीमतों में उछाल की उम्मीद की जाती है, जबकि बेयर मार्केट या मंडिये ठीक उल्टी हालत होती है, जब बाजार नीचे लुढ़कता है और स्टॉक की कीमत घटने की आशंका होती है। तो स्टॉक मार्केट में उतरने से पहले कुछ बातें दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कमाई को लेकर आपकी सोच क्या होगी और आपको कितना पैसा चाहिए।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपनी जिंदगी में आप उम्र के किस पड़ाव पर है। दूसरी बात, आप अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा हासिल करें ताकि तय हो सके कुल पैसे का कितना हिस्सा आप स्टॉक बाजार में निवेश करना चाहते हैं, साथ ही कितनी रकम बीमा, फिक्स डिपॉजिट, जमीन और सोने में निवेश करना चाहते हैं। इसे पूंजी का बंटवारा कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो जोखिम बाकी सारी संपत्तियों या निवेश पर बंट जाएगा। हम गौरव मशरूवाला को लेकर आए हैं, जो पेशे से फाइनेंशियल प्लानर है। गौरव के जैसे फाइनेंशियल प्लानर की राय लेना आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। गौरव, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को कितना महत्व देना चाहिए और ये जरूरी क्यों है? देखिए, जो फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन के फाइनेंशियल डेस्टिनेशंस है, फाइनेंशियल लक्ष्य है, फाइनेंशियल ध्येय है। इसमें जिम्मेदारियां भी होती है और कई सारे सपने और ख्वाहिशें होती है। ये ज़रूरी है कि जब हम निवेश चालू करें या जब भी हम फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन, जब हमको समृद्धि बनानी है, उसकी जर्नी पे निकल जाए तो हम पहले सोच ले कि हमें कहाँ जाना है, कब पहुँचना है, कितना वक्त है, और जब ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो बीच में कौन कौन से पड़ाव आ सकते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है। तो फाइनेंशियल गोल्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल गोल्स को सोचे बिना, इनको तय किए बिना अगर आप जर्नी कर दोगे तो ये तो एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी वाला ने पूछा कहाँ जाना है, हम कहते हैं पता नहीं है। तो ये तो बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। फाइनेंशियल गोल्स तय करने जरूरी है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आप आसानी से हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो यही हो गया। कई दफ़े क्या होता है कि लोगों ने खुद के फाइनेंशियल गोल्स तय नहीं किए होते, तो जब खुद की जो जिम्मेदारियां है, खुद की ख्वाहिश है, उसके बारे में सोचा नहीं होता है, तो लोग डायरेक्टली जो बाजार में चढ़ाव उतार होते हैं, फिर ये स्टॉक मार्केट हो गया या गोल्ड मार्केट हो गया या डेट मार्केट, फिक्स डिपॉजिट हो गई या रियल एस्टेट, उस पर डायरेक्टली निवेश करना चालू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि इक्विटी मार्केट ऊपर गया तो सब इक्विटी मार्केट की ओर भागेंगे, गोल्ड में भाव बढ़ोतरी आ गई तो गोल्ड की ओर भागते हैं। फिर क्या होता है कि पूरे के पूरे पैसे एक ही एसेट क्लास में लग गए, फिर इक्विटी हो गई, गोल्ड हो गया या इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में। फिर जब उसमें गिरावट आती है तो पूरे की पूरी हमारी संपत्ति है उसमें इरोजन होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट टीम में थोड़े बहुत बैट्समैन चाहिए, थोड़े बहुत बॉलर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, तो एक बैलेंस टीम बन गई। उसी तरह हमारे गोल्स क्या क्या है, पैसे की कब ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत इक्विटी रहेगा, थोड़ी बहुत डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, गोल्ड रहेगा, और वैसे एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आखिरी सवाल गौरव, आजकल मार्केट की बढ़ोतरी की वजह से काफी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ गोल्डन रूल्स आपकी तरफ से? काफ़ी सारे गोल्डन रूल्स है। भागिए मत, सब लोग जा रहे हैं इसलिए आपने भी निवेश किया। इक्विटी में पैसे निवेश कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि ये भागीदारी है, हिस्सेदारी है, तो समझिए ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा और हमेशा नीचे जाएगा। इक्विटी मार्केट ऐसा है जहां पे चढ़ाव उतार होते रहते हैं, इसलिए ये तैयारी रहे कि आप लंबे अरसे के लिए हो। इसलिए निवेश नहीं करो कि सब लोग जा रहे हैं, इसलिए निवेश करो कि आपको मार्केट की समझदारी है, आप मार्केट के चढ़ाव उतार समझते हो, और आप जब गिरावट हो तो डर के निकल नहीं जाओगे। शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमारा निवेश फिलहाल सुरक्षित है? दरअसल इसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी की होती है। सेबी भारतीय स्टॉक बाजार का रखवाला और नियामक है। सेबी का सबसे अहम काम हमारे और आपके जैसे निवेशकों की हितों की सुरक्षा करते हुए स्टॉक मार्केट का विकास करना है। वो इससे जुड़े तमाम मामलों को देखता है। इसकी मौजूदगी में हम सुरक्षित हैं। SEBI Act says that SEBI has 3 prominent duties to perform. One is for development of the capital market, second is regulation of the capital market, and third is investor protection. Now, the questions very often is asked, which one is the more important? The answer is all three are equally important, because without the one, other two are useless. तो शायद अब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हो, लेकिन कानूनी तौर पर देश की बेहतरीन कंपनियों का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, ये बताएंगे ब्रेक के बाद।
जानिए अपने शेयर बाजार को में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आप स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा? एक, दलाल, वो शख्स जो आपकी तरफ से स्टॉक खरीद बिक्री करेगा। दूसरा, एक ट्रेडिंग अकाउंट जिसके जरिए आप सारे लेन देन करेंगे। और तीसरा, एक डीमैट अकाउंट जहां आपके खरीदे गए शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित रखे जाएंगे। तो अब हम इनके पास एक एक कर चलते हैं। सबसे पहले दलाल। दलाल वो शख्स है जो आपके लिए पुल का काम करता है, आपके लिए शेयर्स बेचेगा और खरीदेगा। लेकिन दलाल को कैसे चुने? यहाँ एक चेकलिस्ट है जो दलाल का चुनाव करते वक्त आपके लिए जरूरी होगी। सबसे पहले और सबसे अहम बात, ये तय कर ले कि उसका सेबी में रजिस्ट्रेशन हो। उसके सारे पिछले रिकॉर्ड्स चेक करें। वो कितने सालों से पेशे में है, कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं। आप जिन चीजों में निवेश करना चाहते हैं, दलाल के पास उसके अधिकार होने चाहिए। लेन देन का हिसाब एकदम साफ होना चाहिए कि दलाल आपसे कितना पैसे ले रहा है। कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। जब आप भरोसे का ब्रोकर चुन लेते हैं तो वो आपसे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के डिटेल्स मांगेगा। जिस तरह आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह स्टॉक्स बेचने, खरीदने और रखने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक तौर पर रखे जाते हैं, यानी आपको इसके लिए सर्टिफिकेट्स या दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। और आपका ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स की खरीद बिक्री के लिए बैंक खाते और डीमैट अकाउंट के बीच पुल का काम करता है। जैसे आपको अगर किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदने हो और एक शेयर 50 रुपए का हो, तो आपको अपने बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। और जब आपका ब्रोकर उन शेयर्स को खरीद लेगा तो डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स दिखने लगेंगे। ज्यादातर वित्तीय संस्थान या डिपॉजिटरी के हिस्सेदार आपको अपने साथ डीमैट अकाउंट खोलने का ऑफर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सेवा कौन ऑफर कर रहे हैं, तो nsdl.co.in या फिर cdslindia.com वेबसाइट्स पर जाएं। बड़ी संस्थाएं आपके तीनों अकाउंट यानी कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट को एक साथ जोड़ देते हैं। मिस्टर सांघवी मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं। आइए देखते ये कैसे होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है मोतीलाल ओसवाल का। जी। ओके सर, ये हमारा KYC का फॉर्म है, विच इज़ बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर सेबी ऑल्सो। तो इसमें आपका पैन कार्ड इज़ वेरी एसेंशियल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नो योर क्लाइंट। सेबी के मुताबिक नो योर क्लाइंट या KYC का फॉर्म भरना जरूरी है ताकि आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल ना हो। ये एक आसान फॉर्म है जो मिस्टर सांघवी भर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि पैन कार्ड या परमानेंट अकाउंट नंबर होना बहुत जरूरी है। आपके डीमैट अकाउंट और KYC के लिए बहुत जरूरी है। KYC के लिए जो डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ये नॉमिनी क्या होता है? सर, नॉमिनी बेसिकली क्या है, आपके लाइक आपका एक मतलब इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, तो आपको एक नॉमिनी सजेस्ट करना पड़ता है। ये हम लोग का सेबी के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं मेरी लड़की का नाम आप दे नॉमिनी सकते में हैं, दे सकता नॉमिनी हूं? में दे सकते हैं। वेल, मैं प्रिशा संघवी का नाम प्लीज सर दे दीजिए। और ये अकाउंट ओपनिंग के लिए मुझे कोई फीस या चार्जेस भरने होंगे? सर, हमारे ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो कि बहुत सारे स्लैब्स के अंदर हैं, तो आप अपने स्लैब्स के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। ये सब स्लैब्स हैं सर। ठीक है। तो ये वाला स्लैब आप चूज़ कर सकते हैं। और ये अकाउंट के लिए मुझे मेरे पहले के स्टॉक्स या कुछ अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है? नहीं सर। नहीं ज़रूरी।
सर आपका एक बार अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको एक हम लोग DPID एंड ट्रेडिंग अकाउंट कोड देंगे जो आपको आपके मेल पे भी आ जाएगा एंड आपके घर पे भी हार्ड कॉपी आ जाएगी। फाइन, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब एक भरोसेमंद ब्रोकर, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट के साथ मिस्टर शर्मा देश की बेहतरीन कंपनियों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन ट्रेडिंग स्क्रीन्स पर कई कंपनियां लिस्टेड आप देख सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इसका ये मतलब है कि आप इनमें से किसी कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, निवेश सावधानी से कीजिए और जिस कंपनी में पैसा लगाना हो उस कंपनी पर होमवर्क अच्छे से करिए। You must treat your wealth as carefully as you treat your health. You must always remember that there are no quick wins, and if in the long term one has to have financial prosperity, that is not a T10 or a T20. उम्मीद है कि अब आप स्टॉक मार्केट में निवेश से जुड़ी बुनियादी चीजों को समझ चुके होंगे, लेकिन हम आपको यूं ही अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। अगले हफ्ते हम ये बताएंगे कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है। देखने के लिए धन्यवाद।